नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चारधाम यात्रा की तैयारी पर पीएम को दी जानकारी। तो सीएम ने प्रधानमंत्री को केदारनाथ आने का न्योता भी दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से सीएम धामी की भी मुलाकात रही। सीएम केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रेल मंत्री से सीएम उत्तराखंड की नई ट्रेन की मांग करेंगे। इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से हरिद्वार की मांग करेंगे। सूत्रों से यह खबर आपको दे रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी सीएम धामी की मुलाकात है प्रस्तावित। तो तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। इसके साथ ही देखिए प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात और ये तस्वीर भी साझा की है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। साथ ही साथ देखिए चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इस दौरान उन्हें न्योता भी दिया कि वो इस यात्रा में शामिल हो। इसके साथ ही तमाम चारधाम यात्रा को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं इसका भी जिक्र किया गया। तो वही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से सीएम धामी ने मुलाकात की है। इसके साथ ही सीएम केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी उनके मुलाकात का कार्यक्रम रहने वाला है। क्योंकि रेल मंत्री से सीएम उत्तराखंड की नई ट्रेन की मांग करते हुए नजर आ सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से हरिद्वार की मांग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी सीएम धामी की मुलाकात प्रस्तावित है। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और देखिए प्रधानमंत्री से मुलाकात के साथ साथ तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात। प्रधानमंत्री जी से सबसे पहले तो हमने उनको चारधाम यात्रा जो हमारी 22 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है उसकी जानकारी भी दी है और जो राज्य सरकार की तरफ से जो तैयारियां हो रही हैं उन तैयारियों से माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है और उनको चारधाम यात्रा का न्योता भी दिया है। और साथ ही साथ आदि कैलाश, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की पिछले 2 वर्षों से लगातार उनकी ऐसी इच्छा उनकी स्वयं की भी थी कि वो आदि कैलाश यात्रा पर आए। तो मैंने आज आदि कैलाश और मायावती आश्रम जो स्वामी विवेकानंद जी की तपस्या भी मैंने उनको निमंत्रण दिया है कि वो आएँ और जल्दी ही उत्तराखंड पधारें। इसके साथ साथ देहरादून में लंबे समय से हमारा सौंग डैम प्रस्तावित है। सौंग डैम के बनने से जो देहरादून में पेयजल का संकट है वो आने वाले 50 वर्षों के लिए वो संकट समाप्त हो जाएगा। पेयजल की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो पाएगी। उसके लिए मैंने अनुरोध किया है प्रधानमंत्री जी। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है, कहीं ना कहीं सबकी नजर है कि इस दौरे के दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण होता है। और देखिए तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री से मुलाकात और चारधाम यात्रा को लेकर जिक्र किया गया। चारधाम यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री कितने सजग है वो हम अक्सर देखते आए हैं और लगातार हर चीज का अपडेट भी लेते रहे हैं। और इसके साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी महत्वपूर्ण रही। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात संपन्न हो चुकी है। करीब 1 घंटा तक ये मुलाकात चली और इसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया कि जो G20 की एक और बैठक कुमाऊं मंडल को मिली जो रामनगर में संपन्न हुई और इसकी सभी डेलीगेट्स ने बहुत प्रशंसा की तैयारियों को लेकर। मुख्यमंत्री की इसके बाद जो दूसरे चरण की बातचीत हुई है वो चारधाम यात्रा को लेकर हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चारधाम यात्रा जो 22 अप्रैल से शुरू हो रही है उसकी तैयारियों की जानकारी देने के साथ साथ आमंत्रित भी किया है। देखिए गढ़वाल मंडल में चारधाम यात्रा के चारों धाम है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने आदि कैलाश और मायावती आश्रम के लिए भी प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। ये दोनों स्थान कुमाऊं मंडल में आते हैं, यानी मुख्यमंत्री गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं को भी साध रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान इस बात का साफ पता चलता है। मायावती आश्रम जो क्षेत्र है वो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत क्षेत्र में ही आता है और काफी ये प्रसिद्ध स्थल भी है और इसका एक बड़ा इतिहास भी है। तो आज मुख्यमंत्री की मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं दिल्ली में।
वो लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला जी से भी मिले हैं, प्रधानमंत्री से मिले हैं। अब आज उनकी रेल मंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री रेल मंत्री से एक नई ट्रेन उत्तराखंड के लिए मांग सकते हैं, जो कि बनारस से हरिद्वार तक प्रस्तावित बताई जा रही है। जैसा कि देश के अलग अलग राज्यों में वंदे भारत ट्रेन शुरू कर रही भारत सरकार, जो काफी तेज गति से चलती है, स्टॉपेज कम है, बेहतर खाना है, बेहतर साज सज्जा है इस ट्रेन की। तो माना यह जा रहा है, जो सूत्र हमारे बताते हैं, कि मुख्यमंत्री रेल मंत्री से उत्तराखंड के लिए एक नई ट्रेन मांग सकते हैं। दरअसल इस रूट को इसलिए भी चुना गया, जानकार ये बताते हैं कि इस रूट पर जो 3 प्रमुख ट्रेनें चलती हैं, उसमें 2 अक्सर कर 3 माह के लिए कोहरा शुरू होने से पहले और मार्च तक कैंसिल हो जाती हैं कोहरे के कारण। तो इस रूट के यात्रियों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है। दूसरा, काशी टू केदार एक प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री का, उसी के तहत ये ट्रेन वो हरिद्वार चाहते हैं। और जब भविष्य में कर्णप्रयाग कनेक्ट होगा, इसके बाद वो नई ट्रेन काशी से कर्णप्रयाग की भी मांग करेंगे, ऐसा हमारे जानकार बताते हैं। जी बिल्कुल सुदीप, इसके साथ ही सुदीप, क्या जानकारी मिल पा रही है कितने बजे ये मुलाकात होगी? और जिस तरह से आपने ट्रेन का जिक्र किया, कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण उत्तराखंड के लिए हो जाता है, और वंदे भारत का जिक्र जैसे हर प्रदेशों में देखने को मिल रहा है, और लगातार वंदे भारत की सौगात अन्य प्रदेशों को मिलती रही है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड भी इस तरह की मांग और इस तरह के वंदे भारत ट्रेनों की मांग लगातार करता रहा है। जी देखिए, ये मांग पहली बार हुई है वंदे भारत की, और ये मुख्यमंत्री जब शनिवार को सचिवालय में अफसरों के साथ बैठे हुए थे, उसी वक्त कुछ अफसरों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने इस ट्रैक को, इस रूट को प्राथमिकता दी। और इस रूट पे हालांकि समर स्पेशल शेड्यूल में एक नई फ्लाइट भी शुरू हुई है एयर इंडिया की, जो कि बनारस और देहरादून को कनेक्ट कर रही है। जहां तक आपने अन्य मुलाकातों की बात की, तो उनकी अन्य मुलाकात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आज प्रस्तावित है। कल अवकाश के दिन भी मुख्यमंत्री दिल्ली में रहेंगे, जैसा हमारी जानकारी है, और कल वो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। देखिए, बीते 1 माह में केंद्र सरकार से बहुत बड़ी इमदाद मिली है उत्तराखंड को, चाहे सिंचाई का सेक्टर हो, कृषि का सेक्टर हो, एनर्जी का सेक्टर हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट का सेक्टर हो। इस हर सेक्टर में राज्य सरकार की करीब करीब हर मांग मानी गई और बड़ा बजट रिलीज किया गया है। HMT रानी बाग का भी इशू बहुत समय से लंबित था, जो मुख्यमंत्री की पैरवी के बाद उत्तराखंड को जमीन मिल गई, और एक बड़ा भूमि स्थान है नैनीताल, रामनगर, नैनीताल के निकट। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पहाड़ में इतनी अधिक भूमि एक साथ एक सिंगल पॉकेट में नहीं है, जबकि HMT का जो घड़ी परिसर है एक बड़ी भूमि है। अब उद्योग विभाग इसका मास्टर प्लान तैयार कर रहा है कि इसको कैसे रोजगार और हॉस्पिटलिटी सेक्टर से इसे जोड़ा जाए। सुदीप, इसके साथ ही साथ देखिए, कहीं ना कहीं उम्मीदें भी है, चूंकि जब मुख्यमंत्री खुद दिल्ली में हैं और तमाम, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हो रही है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात भी मिल सकती है कई क्षेत्रों में देखा जाए तो। जी बिल्कुल, देखिए, यदि जैसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से अनुरोध करके आए हैं कि वो आदि कैलाश और मायावती आश्रम आए, तो जैसे ही प्रधानमंत्री इन क्षेत्रों में यदि आते हैं, तो जिस प्रकार से हमने देखा जब बाबा केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री ने गुफा में साधना की थी, तो उसके बाद उस गुफा की वेटिंग शुरू हो गई और पर्यटन विभाग और दूसरे विभागों के सामने परेशानी बढ़ गई कि इतने सारे संख्या में लोग आ रहे हैं। पहाड़ की विषम परिस्थिति है, लोगों को नियंत्रित करके लाया जाए, क्योंकि उनको सुरक्षित वापस भेजना भी है। तो जैसे ही प्रधानमंत्री का आगमन इस क्षेत्र में होगा, तो निश्चित तौर पे ये क्षेत्र और भी डेवलप होगा, क्योंकि बाबा नीप करौली का क्षेत्र है, माँ पूर्णागिरी का क्षेत्र है, कई देवी देवताओं का, यूं तो उत्तराखंड का ही, जो उत्तराखंड की पहचान ही एक धार्मिक स्थल और धार्मिक मंदिरों के रूप में होती है, तो इससे भी एक बड़ी पहचान उत्तराखंड को मिलेगी। क्योंकि G20 की बैठक जो रामनगर में संपन्न हुई, इसमें विदेशी डेलीगेट्स ने भी एक अच्छा राज्य सरकार की तैयारियों के प्रति एक अच्छा आभार भी व्यक्त किया और तैयारियों की प्रशंसा भी की थी। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए, और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर भारतीय जनता पार्टी की खासा उत्साहित है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीते दिनों जब वह पीएम से मिले, तो प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की विकास योजनाओं के साथ अन्य विषयों पर चर्चा की थी, और आज जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो कुछ और तोहफे सौगात उत्तराखंड के लिए लेकर आएंगे। मैं परसों उनसे मिला तो मुझसे उन्होंने यहाँ के विकास की चर्चा की, चाहे बद्रीनाथ का भव्य मंदिर का विषय हो, चाहे रोपवे, केदारनाथ जी का रोपवे हो, हेमकुंड साहब का रोपवे हो,
ऑल वेदर रोड की चर्चा की है, भारतमाला की चर्चा की है, और हमारे सीमांतवर्ती जो गांव हैं उनके साथ चर्चा की है। तो निश्चित रूप से मेरी चर्चा के बाद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी का समय लिया होगा मिलने का, तो आज वो चर्चा उसमें और बढ़ेगी और हर क्षेत्र का विकास राज्य के अंदर दिखाई दे। और 2025 ये भारत उत्तराखंड के अंदर मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड का होगा, ऐसा एक भाव मोदी जी के मन में भी है और उस दृष्टि से भी यहाँ का विकास के लिए ये सारे प्रयास हो रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री आज मिलेंगे तो कुछ न कुछ लेके। हरिद्वार से बीजेपी के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लक्सर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मौके पर निशंक ने संगठन की गतिविधियों को अंतिम छोर तक पहुंचाने की बात कही। अभी विद्यार्थी परिषद के जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं उनके साथ अभी हम लोग मिले हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि विद्यार्थी परिषद की अपनी पूरी ताकत है, राष्ट्रीय विचारधाराओं से युक्त युवाओं में जो संस्कार पैदा करके राष्ट्र के लिए समर्पितता का भाव पैदा करते हैं, ऐसे विद्यार्थी परिषद के जो नौजवान मित्र हैं और हमारे युवा मोर्चे के हैं उनके साथ आज विचार विमर्श उनके साथ मिलने का ये कार्यक्रम था। अभी आर्य समाज का कार्यक्रम था। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस मनाने के साथ साथ 6 अप्रैल से 14 तक एक विशेष सप्ताह का भी आयोजन करेगी, जो कि अंबेडकर जयंती तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि हर घर पर कमल का निशान ध्वज के रूप में फिर आएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को इस बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो स्थापना दिवस पर विशेष सप्ताह मनाएगी बीजेपी। और 14 तारीख अम्बेडकर जयंती तक हम जो सामाजिक न्याय सप्ताह मना रहे हैं उसके कार्यक्रम रचना बनी। आज ही हमारी वर्चुअल मीटिंग हमने सभी जिलाध्यक्षों से हमने की है। 6 तारीख को भव्यतम अपना स्थापना दिवस मनाया जाए, इस दृष्टि से कार्यालयों के अंदर ध्वजारोहण होगा और हर घर कमल ध्वज ये फहराने का हमारे कार्यकर्ताओं ने निश्चय किया है। और प्रत्येक बूथ पर पार्टी के झंडे फहराए जाएंगे। हमारे जो बूथ कमेटी के जो लोग हैं 11 लोग, वो सब लोग इस दिशा में प्रयास करें। आगामी दिनों के अंदर पार्टी का जो 6 तो 14 अप्रैल तक चलेगा ये सामाजिक का स्थापना दिवस पर विशेष सप्ताह मनाएगी बीजेपी। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, देखिए स्थापना दिवस को लेकर बीजेपी तैयार नजर आ रही है उत्तराखंड में, और देखिए तमाम किस तरह से इस स्थापना दिवस को मनाना है, इसकी रणनीति भी तय हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उसको कार्यकर्ताओं को कैसे एंगेज करना है। आगामी समय में निकाय और लोकसभा चुनाव होने हैं जी। हालांकि दायित्व का आस लगाए कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं। 6 अप्रैल को जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, 6 अप्रैल 1980 जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, 6 अप्रैल से भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में एक विशेष अभियान के रूप में अपना स्थापना दिवस मना रही है। इसमें कई कार्यक्रमों का ब्लॉक वार और मोहल्लेवार भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही हर घर पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कहते हैं कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती आ रही है 16 अप्रैल को, उस दिन तक ये विशेष आयोजन चलेगा और कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर पार्टी की रीति नीति, केंद्र व राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी भी जानकारी लोगों को देंगे। तो एक ये बड़ा मौका है भाजपा के सामने लोगों से कनेक्ट होने का। यूं तो भारतीय जनता पार्टी हर वक्त एक्टिव मोड में या यूं कहें किसी ना किसी कार्यक्रम के माध्यम से अपने प्रचार प्रसार में रहती है, और ये एक और बड़ा मौका है जिसको भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं तक लेकर जा रही है। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो स्थापना दिवस के मौके पर तमाम कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी में इस वक्त बीजेपी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी में रविवार को हुए बस हादसे के बाद परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने दून अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना, डॉक्टरों को अच्छे उपचार के निर्देश भी दिए हैं। तो परिवहन मंत्री ने कहा कि हम इस कठिन घड़ी में हम घायलों और उनके परिवारों के साथ हैं। आपको बताते चले कि मसूरी में रविवार को उत्तराखंड रोडवेज पर बस खाई में गिर गई थी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 38 लोग घायल हो गए थे। पूरे मामले में ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दुर्घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। उसमें 2 लोगों की कैजुअल्टी हुई है और लगभग 29 लोग घायल हुए हैं। 2 गंभीर घायलों को
मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया है और बाकी 12 घायल कल शाम को रिलीव हो गए हैं। बाकी घायलों का इलाज दून अस्पताल में किया जा रहा है, जिसमें मैं स्वयं आज मैंने देखा। मेरे साथ परिवहन विभाग के अधिकारी थे और तत्काल प्रभाव से सभी घायलों को जो घोषित धनराशि हमारी वो उपलब्ध करा दी गई है। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन पौड़ी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 12 सालों से संघर्ष कर रहे मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा ने कहा कि ओआरओपी में हुई विसंगतियों के खिलाफ पूर्व सैनिक कल्याण संगठन लगातार पिछले 12 सालों से संघर्ष करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन समय समय पर केंद्र सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराने के बावजूद भी अब तक इन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया। 20-25 वर्षों से इसका चल रहा है। हमारे साथ बहुत सारी विसंगतियां हुई हैं और हम लोग तो इस उम्मीद में थे कि सरकार इस पर ध्यान देगी, सरकार देखेगी, लेकिन हमारे साथ अधिकारियों के द्वारा बहुत ही वो विसंगतियां की गई हैं, क्योंकि कलम भी उनकी है और अधिकार भी उनके हैं। हम जेसीओ और जवान किसी भी समिति में नहीं जाते हैं। हमने दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दिया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये ओआरओपी लागू किया और 23,000 करोड़ रुपया दिया। ये विगत 20-25 वर्षों से इसका चल रहा है। हमारे साथ बहुत सारी विसंगतियां हुई हैं और हम लोग तो इस उम्मीद में थे कि सरकार इस पर ध्यान देगी, सरकार देखेगी, लेकिन हमारे साथ अधिकारियों के द्वारा बहुत ही वो विसंगतियां की गई हैं, क्योंकि कलम भी उनकी है और अधिकार भी उनके हैं। हम जेसीओ और जवान किसी भी समिति में नहीं जाते हैं। हमने दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दिया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये ओआरओपी लागू किया और 23,000 करोड़ रुपया दिया। देहरादून पुलिस ने एक तस्कर को 1 किलो से अधिक चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। वहीं आरोपी की पहचान भूपेंद्र कुमार निवासी लमगांव टेहरी गढ़वाल के रूप में हुई है। वहीं चरस तस्कर को गिरफ्तार करने वाली टीम को एसएसपी ने 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। हमारे यहाँ एक अच्छी रिकवरी हुई है पटेल नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत। उसमें 1 किलो 15 ग्राम चरस की बरामद कर ली गई है। इसमें जो अभियुक्त है वो भूपेंद्र कुमार है। ये आपका लमगांव टेहरी जनपद का रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस चरस की कीमत लगभग जो है 5 लाख रुपये आंकी गई है और इसलिए टीम को मेरी तरफ से 5,000 का इनाम। एक हमारे यहाँ एक अच्छी रिकवरी हुई। देहरादून के राजपुर क्षेत्र में पति पत्नी और वो का मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। वहीं मृतक के 10 साल के बच्चे ने पुलिस को घटना के बारे में जानकारी देकर हत्याकांड से पर्दा उठाया। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि महिला ने अपने प्रेमी लखबीर के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पहले महिला ने अपने पति को शराब पिलाई और उसके बाद चुन्नी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को नदी में फेंक दिया। मृतक की पत्नी ने निशानदेही पर दुपट्टा भी बरामद किया है। इसमें कि मृतक अमजद, इसकी धर्मपत्नी है जैतुनिशा। तो जैतुनिशा इनकी धर्मपत्नी और इसका एक जो पुरुष मित्र है लखबीर सिंह उर्फ पिंटू, इन दोनों ने मिलकर के अमजद की हत्या करी है। और उसमें इन्होंने ये किया कि पहले उसकी धर्मपत्नी, मृतक की धर्मपत्नी ने मृतक को पहले शराब पिलाया। उसके बाद उसका जो मित्र पुरुष मित्र है लखबीर सिंह, वो आकर के फिर दोनों ने मिलकर के जो है दुपट्टा से उसका गला घोटकर इसके मर्डर कर लिया गया है। दोनों को पकड़ लिया गया है। जो इसमें प्रयुक्त जो मर्डर में प्रयुक्त दुपट्टा उसकी बरामदी कर ली गई है कि मकवाला में।
यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में हो रहे महिला खिलाड़ियों के साथ उत्पीड़न को लेकर आवाज उठाई और एसएसपी से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। राजेंद्र बिष्ट ने कहा कि पहाड़ से महिला खिलाड़ी देहरादून आती हैं ताकि उन्हें सुविधाएं मिल सके, लेकिन क्रिकेट अकादमी के संचालक खिलाड़ियों के साथ मानसिक शारीरिक उत्पीड़न करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण नरेंद्र शाह की वायरल ऑडियो है। नरेंद्र बिष्ट ने लिटिल मास्टर अकादमी के मालिक और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में सीनियर कोच नरेंद्र शाह समेत एसोसिएशन के सचिव और एक अन्य की एसएसपी से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एक अश्लील वीडियो एक नाबालिग बच्ची के साथ जो बात करने का उनका वीडियो है वो मीडिया में आया और ऑडियो मीडिया में आया, और इसके साथ साथ उन्होंने जब अभिभावकों ने इसकी शिकायत एसएसपी से करी और अन्य 2-3 अभिभावकों ने एफआईआर लॉन्च करी, तो उसमें स्पष्ट रूप से जो उसके सचिव है महिम वर्मा है और एक अन्य का नाम भी, एक अन्य सदस्य का नाम उसमें आया, तो लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई। हाँ, जो नरेंद्र शाह हैं उनको जो जिम्मेदारी दी थी उससे उनको मुक्त किया गया। पिछले दिनों उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिनों का समय रह गया है। चारधाम यात्रा में देश विदेश से श्रद्धालु देवभूमि पहुंचते हैं, लेकिन सड़कों के किनारे लगे बड़े बड़े यूनिपोल और होर्डिंग से आने वाले श्रद्धालु भ्रमित हो जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसको चलते हरिद्वार पुलिस प्रशासन अवैध होर्डिंग और यूनिपोल को हटाने की कार्रवाई करेगा। आपको बताते चले कि एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही चारधाम यात्रा के चलते सभी होर्डिंग को नेशनल हाईवे से हटाया जाएगा और अवैध होर्डिंग लगाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर जो है पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। इसको देखते हुए एनएचएआई से संपर्क किया गया था कि इसमें बहुत सारे ऐसे होर्डिंग्स और फ्लैक्स लगे हुए हैं जो अवैध प्रतीत होते हैं, जिस पर एनएचएआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हाईवे 334 पर जो है सभी समस्त जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं वो अवैध रूप से लगे हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने और मिलकर एनएचएआई के साथ सभी अवैध होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ एनएचएआई की जो 334 है उस पर एक रिपोर्ट भी मिली है, जिसमें ऐसे अवैध होर्डिंग्स को के पीछे कहीं ना कहीं ऐसे माफिया पाए जा रहे हैं जो प्राथमिक जांच में लग रहा है। पौड़ी जिले में शराब की दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया के बाद अब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला आबकारी केपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कुल 42 शराब की दुकानों का आवंटन होना है, जिनमें से 20 दुकानों का बीते 31 मार्च को नवीनीकरण हो चुका है। उन्होंने बताया कि बाकी 22 शराब की दुकानों के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसको लेकर 5 अप्रैल तक आवेदन किए जाएंगे। वहीं बाकी बची 22 शराब दुकानों का आवंटन किया जाएगा। 42 दुकानें सर्जित हैं। 42 में से पहले जो रिन्यूअल का टाइम हमारा 29 तक था, माननीय उच्च न्यायालय ने उसे स्टे को कर दिया था और 31 तारीख को न्यायालय ने उसमें फैसला दिया। तो रिन्यूअल का जो डेट था हमारा उसे 31 मार्च तक बढ़ाया गया था। तो 31 मार्च तक जो हमारी हैं 20 दुकानें जनपद की जो है वो स्थापित हो गई हैं नवीनीकरण के माध्यम से। शेष दुकानें जो हमारी 22 बची हैं उनके लिए माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार 5 अप्रैल को उनका लॉटरी कराया जाना है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।